हेलो एंड वेलकम बच्चों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में स्वागत है। तो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जो मॉडल सेट जारी किया गया था, उसी में हम लोग आज साइंस का फर्स्ट वीडियो डिस्कशन करेंगे। और यही से मैं दावा करता हूँ कि क्वेश्चन डिट्टो उठा करके एग्ज़ाम में आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो 14 नंबर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी का इसमें मॉडल सेट दिया हुआ है। तो उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे बढ़िया से, और यहीं से क्वेश्चन आएगा। ये मैं दावा कर रहा हूँ कि 95% कम से कम यहाँ से क्वेश्चन आएगा। डिट्टो यहीं से उठा करके पूछेगा, और इसलिए ये आपके सामने डिस्कशन करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। और क्योंकि आपको ये पढ़ना ज़रूरत है, इसके बिना आप लोग फेल भी हो सकते हैं। और प्लस अगर आप लोग बुक भी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप यहाँ से मॉडल सेट का क्वेश्चन नहीं देखते हैं, तो आपको रियलिटी पता नहीं चल सकता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में या कैसा नहीं आएगा, किस टाइप की चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, तो आप लोगों को सिलेक्टेड चीज़ पढ़ना है, ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो यहाँ पर टोटल 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है साइंस में। उसमें 40 का ऑब्जेक्टिव और 40 का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। तो हम लोग 40 जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स दिलाता है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिस्कशन करना। तो हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इस मॉडल सेट में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक भी नहीं छोड़ेंगे। और आज मैं फर्स्ट वीडियो में 40 क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगा। ये ध्यान रखिए कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल सेट है। इससे पहले हमने जो मॉडल सेट नॉर्मल होता है उसको भी डिस्कशन करके अपलोड किया है। साइंस का लगभग A to Z क्वेश्चन आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए फर्स्ट नंबर से देखते हैं हम क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। अब देखिए, संवहन का क्या अर्थ होता है? संवाहक, यानी कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो देखिए, पौधा में जो है पानी, खनिज लवण जो है धरती से एब्जॉर्ब करके, यानी कि सोख करके जो पौधे में पहुंचाता है ऊपर तक, पत्तियों तक, वो किस ऊतक के द्वारा होता है? तो वो फ्लोएम एंड जाइलम दोनों उत्तक जो है ये काम करता है। जो पौधों में जाइलम और फ्लोएम उत्तक होता है, ये दोनों उत्तक मिल करके खनिज लवण और पानी पहुंचाता है। इसमें जाइलम जो है मेनली पानी पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम खनिज लवण और अन्य चीज़ पहुंचाने का काम करता है। तो इसका आंसर डी होगा। इसको डी आप लोग टिक कर लेंगे, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही होगा इसका। अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ए प्रासरण द्वारा, बी विसरण द्वारा, सी अवशोषण द्वारा, डी निष्कासन द्वारा। तो विसरण द्वारा करता है। प्रोटोजोआ में उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन प्रोटोजोआ जो है वो विसरण द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ए अग्न्याशय, बी अंडाशय, सी एड्रीनल, एंड डी यकृत। तो आपको कौन सा लगता है इसमें? आप सबको पता होना चाहिए कि इसका आंसर जो है यकृत होगा, और इसलिए 3 का आंसर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कैसे? कौन सी मस्तिष्क? मस्तिष्क में पार्ट होता है, 3 पार्ट मेनली होता है, और फिर उसका उप पार्ट होता है। तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है, इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि सेरिबेलम, बी क्रेनियम, सी मस्तिष्क स्टेम, एंड डी सेरिब्रम। तो सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है ए टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजेन, सी थायरॉक्सिन, और डी में बोल रहा है कि ए और बी दोनों। तो 5 का डी आंसर होगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन दोनों ही शारीरिक परिवर्तन के लिए किशोरावस्था में
उत्तरदायी होता है। अब 6 में बोल रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होता है, इसमें ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। 7 में बोल रहा है कि रक्त क्या है, ए उत्तक, बी कोशिका, सी पदार्थ और डी इनमें से कोई नहीं। तो रक्त जो है एक उत्तक है, रक्त एक उत्तक है, इसको आप लोग अच्छा से याद रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है, ए मेंडल, बी डार्विन, सी जोहानसन और डी लैमार्क। तो 8 का आंसर जो होगा सी होगा, क्योंकि जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था, सबसे पहली बार जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। और 9 क्वेश्चन में बोल रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन में कि तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है ए पारदर्शक, बी अपारदर्शक, सी पारभाषक और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब किसी भी पेज में तेल लग जाता है तो वो पारभाषक हो जाता है, क्योंकि वो आधा लाइट को जाने देता है अपने पार, आर पार आधा लाइट को जाने देता है और आधा लाइट लगभग एब्जॉर्ब कर देता है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देगा, वो आधा लाइट परावर्तित कर देता है, इसलिए इसे पारभाषक कहते हैं। पारदर्शक वो वस्तु है, वो पदार्थ है जो अपने अंदर पूरे लाइट को अपने अंदर से जाने देता है, जैसे कि मिरर हो गया। तो कोई भी शीशा है, कांच है, तो वो अपने आर पार जाने देता है लाइट को। और अपारदर्शक वस्तु वो होता है जो लाइट को बिल्कुल भी आर पार नहीं जाने देता है, जैसे लकड़ी हो गया। तो इसलिए तैलीय कागज पारभाषक होगा और 9 का ऑप्शन सी होगा। डी में 10 में बोल रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है, ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर, डी मात्रक विहीन। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई जो है मात्रक विहीन होता है। अब 11 में बोल रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में ए समान होती है, बी भिन्न भिन्न होती है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल सभी माध्यमों में, जो जल में अलग होता है, वायु में अलग होता है प्रकाश की चाल, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, ए कम, बी ज़्यादा, सी समान, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कम होगा प्रकाश की चाल, क्योंकि वायु जो है डेंसर मीडियम है, यानी कि ये घना एक मीडियम है और इसमें लाइट को जाने में थोड़ा अवरोध उत्पन्न होगा वायु के कारण। और इसलिए जो निर्वात होता है, यानी कि अंतरिक्ष जहाँ पर हवा नहीं है, वायुमंडल नहीं है, उससे कम चाल होगा प्रकाश का वायु में। समझ गए, इसलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 13 में बोल रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि विद्युत का अच्छा चालक है, ए लकड़ी, बी प्लास्टिक, सी कार्बन और डी चांदी। तो चांदी होगा इसका आंसर, चांदी आप लोग टिक लगाएंगे। 15 शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है, ए तांबा का, बी कार्बन का, सी जस्ता का, डी इनमें से कोई नहीं। तो जस्ता का बना होता है, ये आंसर इसका सी होगा। 15 में आंसर सी होगा, इसको आप लोग टिक कर लेंगे। 16 में बोल रहा है कि 1 जूल का मान कितना होता है, 1 जूल का मान 4.18 कैलोरी होता है, 4.18 कैलोरी। इसको बढ़िया से क्राइम कर लेंगे, क्योंकि क्राइम करना ये वैल्यू बहुत ज़रूरी है, इसमें ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। समझ गए, ओ सॉरी, 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है, इसको थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 1 जूल इक्वल टू 0.24 कैलोरी होता है, यानी कि 16 का आंसर जो है ए होगा।
लेकिन अगर आपको बोल दे कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो वो 4.18, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होगा। समझ गए? इस बात को आप लोग याद रख लेंगे। देखिए, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। तो अब 17 का क्वेश्चन देखते हैं। बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है CaOH का ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और Ca यानी कि कैल्शियम। तो बुझा हुआ चूना जो है, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है यानी कि CaOH के ट्वाइस इसका आंसर होगा। और 17 का ऑप्शन इसलिए ए होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है, निम्न में कौन भस्म नहीं है। CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। तो भस्म जो है यहाँ पर इसका बी आंसर होगा, क्योंकि NaCl जो है भस्म नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा जो भी आपको दिख रहा है वो भस्म है। समझ गए? तो इसलिए NaCl यानी कि नमक भस्म नहीं है। आंसर होगा इसका बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क इसमें से कौन है। सिनेबार मेनली होता है, पर यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है कि सिनाबार। बी जिंक ब्लेंड, C बॉक्साइड और D सोडियम क्लोराइड। तो ऑब्वियस सी बात है जिंक ब्लेंड होगा इसका आंसर, क्योंकि जिंक ब्लेंड में ही जिंक मिलेगा और आप उसी से जस्ता निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन में कि सिलिकॉन है एक ए धातु, B अधातु, C उपधातु और D मिश्र धातु। तो सिलिकॉन जो है ये एक उपधातु है, सिलिकॉन एक उपधातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। ए कार्बन, B ऑक्सीजन, C हाइड्रोजन और D नाइट्रोजन। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो अल्कोहल में तो कार्बन होगा ही होगा, ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होगा। तो इसलिए डी इसका आंसर होगा, नाइट्रोजन। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। ए कार्बन, B ऑक्सीजन, C हाइड्रोजन और D नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होगा। इस बात को आप लोग अच्छा से ध्यान रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। ए फॉर्मिक अम्ल, B एसिटिक अम्ल, C टार्क्टिक अम्ल और D लैक्टिक अम्ल। तो 22 का ए आंसर होगा, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है, क्योंकि HCHO इसका सूत्र होता है। HCHO केमिकल फॉर्मूला यानी कि इसी को हिंदी में सूत्र बोला जाता है फॉर्मिक अम्ल का, और इसलिए इसे मिथेनोइक अम्ल कहा जाता है। लेकिन वहीं पर एसिटिक अम्ल को क्या बोला जाता होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा। CH3COOH। समझे? एसिटिक अम्ल का सूत्र जो है CH3COOH होता है। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिए। अब 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सुपोषित पोषण के लिए आवश्यक है। ए क्लोरोफिल, B कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, C सूर्य का प्रकाश। इनमें से सभी। तो मुझे तो लगता है कि सभी होगा। अब आप लोगों को क्या लगता है, हम कैसे जान सकते हैं। आप लोग जब तक कमेंट में नहीं बताइएगा कुछ भी, आप लोग कमेंट में करके बताइए आप लोगों को आता है या नहीं आता है, ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा आप लोग क्या पढ़ रहे हैं घर पे या नहीं पढ़ रहे हैं। अब 24 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ए क्लोरोफिल में, B लाल रक्त में, C वर्णिलावक में और D श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। जो पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, हरे रंग का पदार्थ होता है ये, और ये खाना बनाने में पौधों को
हेल्प करता है, क्योंकि यही जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायक होता है। इसलिए मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। 25 में बोल रहा है कि निम्नलिखित, अब देखिए अगर बोल दे कोई कि ब्लड में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ब्लड में आयरन पाया जाता है। और कौन सा तक पाया जाता है उसमें, कोशिका कौन सा पाया जाता है, सेल, तो उसमें हीमोग्लोबिन नामक कोशिका पाया जाता है। और जो खून का रंग लाल क्यों होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। इस बात को आप लोग याद रख लीजिए। 25 में बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। ए एथिलीन, बी साइटोकाइनिन, सी ऑक्सिन, डी ऑक्सीटोसिन। तो 25 का डी होगा आंसर, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है ये जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है। अब 26 में बोल रहा है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। ए पुंकेसर, बी अंडाशय, सी वर्तिकाग्र और डी वर्तिका। हमें लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद देना चाहिए। फूल में नर प्रजनन अंग क्या है इन चारों में से, इसलिए इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा। आप लोग खुद हमें कमेंट बॉक्स में आंसर नंबर जो 26 का है, ए बी सी और डी में से क्या होगा वो बताना है। अब कैसे आपको बताना है, तो आप लोग पहले 26 लिखेंगे, फिर हैफन देंगे और इन चारों में से जो ऑप्शन इसका आंसर होगा वो आप देंगे। जैसे कि अगर ए होगा तो ए लिख देंगे और आगे में पुंकेसर लिख देंगे। अगर ए नहीं होगा तो बी मान के चलिए, बी हुआ तो बी एस लिख देंगे ब्रैकेट में बी डाल के और आगे में अंडा से लिखेंगे। सी दे देंगे उसी तरह से और वर्तिका लिखेंगे, उसी तरह से डी देंगे और वर्तिका लिखेंगे। तो 26 का इस चारों में से जो आंसर होगा आपको वो आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। हमें तो पता चले कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। 27 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। ए अमीबा में, बी यीस्ट में, सी पैरामीशियम में, डी यूग्लिना में। तो 27 का आंसर जो होगा यीस्ट होगा, क्योंकि यीस्ट का कोई खंडन नहीं होता है, मतलब इसका दो पार्ट नहीं बनता है। इसके अलावा इस यहाँ पर जो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इसका दो खंडन होता है, द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब दो खंड, यानी कि दो पार्ट में ये विभाजित हो जाते हैं, दो पार्ट में विभाजित हो जाते हैं ये। अब 28 में बोल रहा है, 28 में कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ए वायु, सी प्रकाश ऊर्जा यानी कि सूर्य प्रकाश, सी वर्षा जल और डी मिट्टी। तो बी होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। 29 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो ए चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगर जॉन मेंडल, सी लैमार्क और डी वाइसमान। तो ये तो सभी को पता ही होगा, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही मटर के पौधों पर प्रयोग किया था और आनुवंशिकी का पता लगाने में इनका बहुत बड़ा एक योगदान है ग्रेगर जॉन मेंडल का। 30 में बोल रहा है कि हरे पौधे कहलाते। ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादक कहलाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो है हमारे लिए भोजन को बनाता है, उत्पादन करता है। जैसे कि फल सब्जियां पेड़ पौधे से हम लोग खाते हैं। जैसे आम का पेड़ होता है तो फल जो है हमें पेड़ पौधा देता है, इसलिए इसे उत्पादक कहा जाता है। 31 में बोल रहा है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है ए 22, बी 23, सी 24 और डी 11। देखिए जो नर युग्मक मान के इसमें जो है सभी इंसान में, वो चाहे कि लेडीज हो या जेंट्स, टोटल कितना क्रोमोसोम्स होता है, 24 जोड़ा क्रोमोसोम्स होता है। 24 जोड़ा 23 जोड़ा 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स होता है
इंसान में नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 पेयर होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 पेयर होती है, यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र होगा। समझ गए। जोड़ा में 23 होता है, लेकिन अगर टोटल काउंट करेंगे तो 23 दूना 46 हो जाएगा। तो इसलिए 31 का बी आंसर होगा। बी आंसर टिक कर लीजिए आप लोग। 32 में बोल रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। ए स्ट्रेटोस्फियर में, बी एक्सोस्फियर में, सी आइनोस्फियर में, डी ट्रोपोस्फियर में। तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत पाई जाती है। 33 में बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ए उत्तल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए। 34 में बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैगनी। तो आप लोगों को विब्जियोर पता ही होना चाहिए सभी बच्चों को, और जिसको नहीं पता है वो, अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, उसे पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं है, तभी इसका आंसर दे पाइएगा। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा, बैगनी। अब समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए अनंत, बी 0, सी 100 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? अनंत हम लोग मान सकते हैं, अनंत होगा समतल दर्पण की फोकस दूरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है 36 में कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के बने। तो ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर और फोकस पर। तो ये तो सबको ही पता होगा, वक्रता केंद्र पर रखते हैं किसी वस्तु को तभी उसका सेम साइज बनेगा और उल्टा भी बनेगा, साथ में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। 37 में बोल रहा है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। ए वायुमंडलीय परावर्तन, बी कुल परावर्तन, सी वायुमंडलीय अपवर्तन और डी कुल अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा हमको लोगों को लगता है कि टिमटिमा रहा है। सच्चाई तो ये है कि तारा हमेशा जलती ही रहती है, वो कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि वो तारा को भी एक सूर्य ही माना गया है। तारा तभी जलेगी जब उसमें सूर्य के जैसा ही रोशनी निकलेगा। आपको पता है कि जैसे हाइड्रोजन के कारण सूर्य में हाइड्रोजन पार्टिकल के कारण ऊर्जा विकसित होती है, उसमें उत्पन्न होता है, उसी तरह तारे में भी सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा का जो लाइट आता रहता है वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होती है। अब 38 में बोल रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड और 1/18 सेकेंड। तो 1/10 सेकेंड होगा इसका आंसर, और इसलिए ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। 39 में बोल रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ए सीधा एवं आवर्धित, बी उल्टा एवं आवर्धित, सी सीधा एवं भ्रासित, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी इसका आंसर होगा, सीधा एवं भ्रासित। 40 में बोल रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, देखिए, भी बाई यू, यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है उसका डिस्टेंस बट्टा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि वस्तु का डिस्टेंस, या प्रतिबिंब हाइट बट्टा वस्तु का हाइट। समझ गए। तो 40 क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट वीडियो में साइंस का देख चुके हैं। अब नेक्स्ट 40 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, और इसी तरह से हम लोग साइंस का सीरीज लगभग 7 से 8 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा टोटल। और इसी तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट का हम लोग डालेंगे, आप लोग देख सकते हैं उसको। बस संस्कृत को छोड़ करके अगर आप लोग संस्कृत कहिएगा तो वो भी दे देंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ता है बच्चों।
और आप लोग भी जानते हैं कि गुरु दक्षिणा के बिना कोई विद्या सफल ही नहीं होती है। हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है गुरु दक्षिणा देने के लिए, तो हमें ज़्यादा आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए गुरु दक्षिणा में, सिर्फ आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे मिलते हैं आप लोगों से।